यूपी के बारे में ये कहा जाता है, अभी तक का पिछले कई वर्षों के ट्रैक रिकॉर्ड ऐसे हैं कि जो लोकसभा जीतता है वही विधानसभा चुनाव जीतता है, कि बीजेपी हार गई है। अब एसआईआर के बहाने लोगों को डराना चाहती है। जो एनआरसी वो करा नहीं पाए, वो एसआईआर के माध्यम से वो लोगों को करा रहे हैं। और हमारे यहाँ तो कई उत्तर प्रदेश में लोग सपना दिन में रात में इसी का देखते हैं कि वो कुर्सी कैसे छीन लें। ये जो डिटेंशन का बहाना इसलिए है कि कुर्सी कैसे बचा के रखें। जब भी कुर्सी को खतरा होता है, बीजेपी के लोग कम्युनल हो जाते हैं, और बहुत ज्यादा कम्युनल हो जाते हैं कि गरीब माताएं बहनों को साल में 40,000 रुपए हम लोग देने का काम करेंगे। अगर 10,000 से सरकार बन सकती है तो 40,000 हम लोग देने जा रहे हैं। और बीजेपी वालों से कहेंगे कि आपने तो वादा लाखों का किया था, वो कहाँ है रुपया। जो लोग हमारे जैसे लोगों को जाने के बाद मंदिर में गंगा जल से धुलवाते हैं, वो अच्छे नहीं हो सकते। 2027 का चुनाव क्या आप कांग्रेस पार्टी के साथ लड़ेंगे? हमारा इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर के लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी के साथ? कांग्रेस पार्टी के साथ। तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत है एजेंडा आज तक में उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री। तालियों के साथ स्वागत कीजिए अखिलेश यादव जी का। भारत की राजनीति पर चर्चा होगी। अभी अभी पार्लियामेंट में जो इन्होंने सरकार को घेरा है उस पर चर्चा इनसे होगी। लेकिन सबसे पहले अब हमने सुना है कि आपने दिन गिन लिए हैं कि कितने दिनों में उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला है, और उस काउंटडाउन के साथ आप तैयारी कर रहे हैं। कैसे तैयारी कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश का चुनाव कई प्रदेशों के चुनाव के बाद होने जा रहा है। यूपी का चुनाव देश का चुनाव होगा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री वहां से चुन करके आते हैं, डिफेंस मिनिस्टर वहां से चुन करके आते हैं, कई राष्ट्रीय पार्टी के बड़े नेता चुन करके आते हैं। तो हम लोगों को हर दिन तैयारी करनी पड़ेगी, और तैयारी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जिनसे मुकाबला है वो बहुत तैयारी के साथ चुनाव लड़ते हैं। जो हारने वाला है वो जानता है कि जीत कैसे सकते हैं, जीता कैसे जा सकता है। जीतने वाला शायद उस बात को न समझे, लेकिन हारने वाला जरूर समझता है कि आने वाले समय में उसे क्या तरीका अपनाना पड़ेगा जिससे वो जीत सके। अगर 11 जनवरी को 2027 को चुनाव डिक्लेयर होगा, अगर तारीख होगी, तो 400 से कम दिन बचे हुए हैं। 398, 397, कोई भी चैट जीपीटी या कहीं भी चेक कर सकता है। लगभग इतने ही दिन बचे हैं। हमारी तैयारी पूरी है, और तैयारी हम लोग लोकसभा से कर रहे हैं। हमारी अच्छी तैयारी है, इसीलिए हम लोगों पर एसआईआर थोपा जा रहा है। उन्होंने टेस्ट किया बिहार में, एक टेस्ट हुआ बिहार में कि बिहार में एसआईआर करके चुनाव कैसे जीता जा सकता है। अब उनकी बंगाल की तैयारी है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है आदरणीय ममता दीदी जी पे कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी को वो कामयाब नहीं होने देंगे। और रहा यूपी पहले भी परिणाम दिया है, इस बार उससे अच्छा परिणाम देगा। यूपी के बारे में ये कहा जाता है, अभी तक का पिछले कई वर्षों के ट्रैक रिकॉर्ड ऐसे हैं कि जो लोकसभा जीतता है वही विधानसभा चुनाव जीतता है। आपने एसआईआर की बात की, तो एसआईआर में तो आप भी साथ दे रहे हैं। आपने फॉर्म भरा, बड़े नेता जिनका चेहरा सामने आया वो उसमें से आप थे, एसआईआर भरने वाले, फॉर्म भरने वाले। क्योंकि विरोध करने पर जब हम लोग सामने आए और विरोध करने की बात रखी तो सरकार ने स्वीकार नहीं की, और एसआईआर को लेकर के देश के सभी नेता जो विपक्ष के हैं सबने अपना पक्ष रखा। और मैं आज भी कहता हूं, जो मैं अभी खबरें सुन रहा हूं, हम उन खबरों में इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने अधिकारियों के माध्यम से क्या बदलाव कराएगी अभी भी कुछ नहीं पता है। लेकिन अगर जो एसआईआर चल रहा है यूपी में, उससे ये लग रहा है कि 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को फिर फॉर्म भरना पड़ेगा, वो परेशानी में आएंगे। आप देख लीजिएगा, जब फाइनल जो एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट आएंगी
4 करोड़ से ज्यादा लोगों को परेशानियां होंगी। ये डिजिटल इंडिया कहते हैं कि हम डिजिटल इंडिया में इतने स्ट्रांग हैं टेक्नोलॉजी में, समय समय पर एआई की बातें करते हैं। सुनने में आया है जो ऐप बना है, मैपिंग ऐप, वो उतना सहयोग नहीं कर रहा है लोगों को। शायद ये हो सकता है कि विपक्ष को ये परेशानी आ रही हो, लेकिन एक बात ये भी चल रही है कि जो मैपिंग ऐप बनाने वाली जो कंपनी है या जो लोग हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड दिए हैं। अब सोचिए आप, जिस कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड दिए हो बीजेपी को, उसी कंपनी का मैपिंग ऐप हो तो स्वाभाविक है आम जनता को तो परेशानी उठानी ही पड़ेगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं 4 करोड़ से ज्यादा लोग परेशान होंगे। और ये परेशानी क्यों? आपके पास आधार था, आधार आपने जमीन रजिस्टर कराने में इस्तेमाल किया। सबसे महत्वपूर्ण चीज है बैंक अकाउंट, उसमें आपने इस्तेमाल किया आधार। आप आधार के से पासपोर्ट बनवा रहे हैं, आप आधार एडमिशन में इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने आधार पे इतना संसाधन खर्च किया और उसके बाद आप आधार ही नहीं मान रहे हैं। ये कौन सा तरीका है? इसका मतलब ये है कि बीजेपी हार गई है। अब एसआईआर के बहाने लोगों को डराना चाहती है। जो एनआरसी वो करा नहीं पाए, वो एसआईआर के माध्यम से वो लोगों को करा रहे हैं। आप इसको एनआरसी बता भी रहे हैं। आपने कहा है कि ये एसआईआर नहीं, ये एनआरसी है जो करा रहे हैं। और जो योगी जी डिटेंशन सेंटर्स बना रहे हैं उत्तर प्रदेश में, आप उससे भी जोड़ रहे हैं। इसका आधार क्या है? क्योंकि आपने भी एसआईआर फॉर्म भरा और कई ऐसी बस्तियां हैं जहां से कुछ लोग गायब हो रहे हैं जो कह रहे थे पहले हम असम से हैं, और उन पर शक है कि हो सकता है कि वो बांग्लादेश के अवैध घुसपैठिए थे। तो अब इसको आप कैसे लिंक कर रहे हैं? अगर वो अवैध है तो वो भाग रहे हैं। ये बात तो सरकार से पूछना चाहिए था कि एसआईआर से पहले आपने डिटेंशन सेंटर क्यों नहीं बनाए? एसआईआर शुरू होने से पहले डिटेंशन सेंटर क्यों नहीं बनाया आपने? और फिर घुसपैठियों की बात अगर आई है तो सरकार घुसपैठी 10 साल 11 साल में कितने आए हैं उसका भी आंकड़ा दें। और अगर आंकड़ा ज्यादा निकलता है तो सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी एक्सरसाइज आप करा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि घुसपैठिए आ गए। और घुसपैठिए कब आ गए? 11 साल में आए क्या? ये तो इसका जवाब तो देना पड़ेगा उनको। ये कोई घुसपैठियां नहीं है, कोई डिटेंशन सेंटर की तैयारी नहीं है, ये केवल डराने की तैयारी है, क्योंकि वो जानते हैं अब सत्ता में रुकने वाले नहीं है। आप सोचिए, लुढ़कती हुई सरकार का रुपया लुढ़क रहा है। रुपया कितना लुढ़क गया? और हमारे यहां तो कई उत्तर प्रदेश में लोग सपना दिन में रात में इसी का देखते हैं कि वो कुर्सी कैसे छीन लें। ये जो डिटेंशन का बहाना इसलिए है कि कुर्सी कैसे बचा के रखें। जब भी कुर्सी को खतरा होता है, बीजेपी के लोग कम्युनल हो जाते हैं और बहुत ज्यादा कम्युनल हो जाते हैं। लेकिन हम लोगों ने भी रास्ता ढूंढ लिया है। इस बार पीडीए के लोग मिलकर के, सब एक साथ होकर के इस लोकतंत्र को मजबूत करने जा रहे हैं, संविधान को मजबूत करने जा रहे हैं। पीडीए आपने पिछले चुनाव में भी किया और लोकसभा चुनाव में वो आपके साथ आया भी और सबने नतीजे देखे। बिहार में क्या हुआ? मतलब अखिलेश यादव एज अ पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट की मैं बात कर रही हूं, आपको क्या समझ में आता है कि बिहार का ऐसा नतीजा कैसे आया? एनडीए इतना हावी कैसे हुआ और तेजस्वी यादव परफॉर्म क्यों नहीं कर पाए, कांग्रेस परफॉर्म क्यों नहीं कर पाई? हालांकि पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट मैं नहीं हूं, देश के सबसे बड़े पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट वहां चुनाव लड़ रहे थे, पीकेपी पार्टी। तो क्या बोला आपने? पीकेपी, पीके पार्टी। हाँ। क्योंकि पीके हालांकि स्वराज उनका नाम पार्टी का है, लेकिन हम पार्टी तो उन्हीं के नाम से है, तो पीके की पार्टी। तो उनसे बड़ा कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट नहीं है। लेकिन जब वो जमीन पे गए तो स्वाभाविक है उन्होंने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की मशीनरी क्या है, वो नैरेटिव कैसे बनाते हैं। किसी ने यूट्यूब में कोई गाना गा दिया, वो नैरेटिव बना दिया। कोई कहीं यूट्यूब पे न जाने कितने सिंगर्स हैं, अगर थोड़ा भी कोई गाना गाना जानता है तो एआई की हेल्प से गाना बना दे रहा है। तो ये नहीं। लेकिन जहां तक हम यूपी की बात कर रहे हैं, पीडीए के लोग बिल्कुल तैयार हैं इस बार इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मुकाबला करने के लिए। बिहार से हम सीख सकते हैं।
बिहार में तेजस्वी मुख्यमंत्री बनते। जो कमियां रहीं हम उनसे भी बात करेंगे और जानकारी लेंगे, कुछ जानकारी हासिल हुई है। लेकिन यूपी अलग है, यूपी का चुनाव बड़ा अलग होता है। कि यूपी में तो आपने कर दिखाया, यूपी में आपने एक टफ चैलेंज दिया ना, वो टफ चैलेंज बिहार में क्यों नहीं हो पाया? ये तो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और इसका जवाब आना चाहिए। देखिए, बिहार में मैंने खुद कैंपेन किया, मुझे पूरे चुनाव में कहीं नहीं लगा कि चुनाव तेजस्वी हार रहे हैं, कहीं मुझे किसी सभा में नहीं लगा। लेकिन जो वोट गिना जाता है वो अलग तरीके से गिना जाता है। मैं बहस दूसरी तरफ नहीं ले जाना चाहता हूं, लेकिन अभी सदन में जब मैं बहस सुन रहा था और बहुत से लोगों की चर्चा में सुन रहा था, तो बहुत सारे लोग ईवीएम को लेकर के भी सवाल खड़े कर रहे थे। एक पहलू तो ईवीएम का भी हो सकता है। लोग कहेंगे कि ये ईवीएम में आज के समय पे ये बात कही जा रही है। मैं उन्हीं से कहना चाहता हूं, हमारा देश आज नारा दे रहा है विकसित भारत बनेगा। हम आज कब तक विकसित भारत बनेगा? 2047 में बनेगा नहीं बनेगा, कितनी आबादी के साथ विकसित भारत बनेगा किसी को नहीं पता। लेकिन कोई भी विकसित देश जिस देश में सवाल खड़ा हुआ ईवीएम पर, उस देश ने ईवीएम हटा दिए। तो एक तो पहलू मैं ये कह सकता हूं, और मैंने लोकसभा में कहा कि अंतोगत्वा आपको ईवीएम हटानी ही पड़ेगी। लोगों का भरोसा बढ़े लोकतंत्र पर, इस वोटिंग डालने के तरीके पर, तो आपको अंतोगत्वा ये हटाना ही पड़ेगा। लेकिन बिहार का परिणाम क्यों बदल गया? सुनने में आया है कि 10,000 रुपये बड़े होते हैं, 10,000 रुपये, 10,000 रुपये दे दीजिए। अब बहुत सारी माताएं बहनें इंतजार कर रही कि उन्हें कब 10,000 रुपया और मिलेगा। उनको धोखा दे दिया, 10,000 रुपये नहीं मिलेंगे। तो हम लोगों ने भी तैयारी कर ली है। मुझे याद है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 500 रुपये महिलाओं को देना शुरू किया था समाजवादी पेंशन के माध्यम से, और उसके बाद जो चुनाव था उसमें 1,000 रुपये हम देने जा रहे थे। उसके बाद जब लोकसभा का चुनाव आया तो हम 2,500 देने जा रहे थे। पिछला चुनाव जीत गए और अगला चुनाव होने जा रहा है जब 27 का, तो हमने बीजेपी से सीख करके हिसाब किताब लगाया है कि अगर हमारी माताएं बहनें जो उत्तर प्रदेश की थीं, उन्होंने जो पैसा खोया है 500 500 500, अगर हिसाब लगाएं तो लगभग 3,000 रुपये बनते हैं। तो 12 महीने देना है 3,000, तो कितना हुआ? 36,000 रुपये। और क्योंकि इतने साल नहीं मिला तो उसका इंटरेस्ट भी हम जोड़ रहे हैं 4,000। तो समाजवादी हम लोग तय करेंगे कि गरीब माताएं बहनों को साल में 40,000 रुपये हम लोग देने का काम करेंगे। अगर 10,000 से सरकार बन सकती है तो 40,000 हम लोग देने जा रहे हैं। और बीजेपी वालों से कहेंगे कि आपने तो वादा लाखों का किया था, वो कहाँ है रुपया? अगला सवाल जिस पर मैं आना चाहती हूँ अखिलेश जी, पीडीए का फुल फॉर्म क्या है? क्योंकि पिछड़ा, दलित और ए से क्या है? 3-4 गिना मत दीजिएगा, क्योंकि आपने जो बताया है उसको और आगे जोड़ता हूं। ठीक है। पीड़ित, दुखी, अपमानित। जो लोग पीड़ित हैं, दुखी हैं, अपमानित हैं, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, आदि आबादी और भी बता सकता हूं मैं। हाँ नहीं, वही मैं पूछना चाह रही हूँ। जिनके अंदर ए फॉर अपनापन हो, डी फॉर जिनके अंदर दया हो, दयालु हो, ए से एक शब्द भूल तो नहीं गया? प्यारे जो हों, जो लोग प्यारे हों। ए से एक शब्द भूल तो नहीं गए आप? अल्पसंख्यक आप नहीं कह रहे? बोला मैंने अल्पसंख्यक, बोला ना? हाँ, अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक, आदिवासी, आदि आबादी। हाँ, पर ये कह रहे हैं कि आज और अच्छे अगड़े भी। अच्छे अगड़े? अच्छा, बुरे अगड़े क्या होता है? जो लोग भेदभाव करते हैं, जो लोग हमारे जैसे लोगों को जाने के बाद मंदिर में गंगा जल से धुलवाते हैं, वो अच्छे नहीं हो सकते। अच्छा, अब इस पर आते हैं कि आजकल आपके बारे में भी कहा जा रहा है, जैसे इटावा में आप एक बहुत बड़ा, मतलब जो बताया गया है, केदारेश्वर मंदिर बना रहे हैं, और जो कि बिल्कुल उसी का स्वरूप होगा। तो कह रहे हैं कि अब बीजेपी का साइड इफेक्ट आ गया अखिलेश जी पर, और वो भी अब खुलकर हिंदू धर्म, पूजा पाठ पब्लिक में दिखा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ अल्पसंख्यकों के दम पर सरकार नहीं बन सकती। क्या ये सच?
जहाँ तक मैं याद करता हूँ और हमारे बहुत सारे साथी जो कभी गांव गए होंगे हमारे, या समाजवादी पुराने साथी लोग जिन्होंने सैफई के बारे में जाना होगा, वो जानते होंगे कि नेताजी हमेशा बजरंगबली की पूजा करते थे और कोई भी काम शुरू होने से पहले वो बजरंगबली की पूजा करते थे। हमारे गांव में न जाने किस समय से बजरंगबली की पूजा हो रही है और 51 फीट की मूर्ति बजरंगबली की लगी है, न जाने कब से। केवल वही नहीं, और जो बात केदारेश्वर की है, मुझे याद है कि जिस समय कोविड था उस समय मैं नेटफ्लिक्स पे ये देखता था और एक डॉक्यूमेंट्री है कि किस तरीके से वहाँ पर पानी आया और जिसकी वजह से हज़ारों लोगों की जान चली गई। लगभग 7,000 लोगों की जान गई थी। उस समय मैं मुख्यमंत्री था, तो जो मैं मदद कर सकता था मैंने उस समय की। उस समय जो एक सेंट्रल कमांड में बहुत अच्छे अधिकारी थे फौज के, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चैत, उन्होंने और पूरी फौज ने और जो भी सहयोग रहा होगा सरकारों का, उससे बहुत अच्छा काम किया। जितना कुछ बचा सकते थे वहाँ बचाया। बाद में एक दिन ख्याल आया कि मंदिर बनाना चाहिए, और अगर ये ख्याल आ रहा है तो कोई भगवान ही होगा, उसी की वजह से आ रहा होगा ख्याल। और फिर जब ये आई इच्छा हुई कि क्या बनना चाहिए, तो हमने अपने आर्किटेक्ट्स और तमाम साथियों से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि हम लोगों पे संसाधन नहीं है उतने, और क्योंकि अगर आप मंदिर बनाएंगे तो आपको पैसा बहुत चाहिए होगा, आपको चंदा कौन देगा। खैर जो भी कुछ हुआ, उसके बाद हम लोगों ने तय किया कि एक मंदिर बनना चाहिए। फिर जगह खरीदी, और देखिए सौभाग्य क्या है, भगवान क्या कराते हैं। जो जगह हमें मिली वो जगह वही है जिसमें शिव शक्ति अक्षरेखा के बिल्कुल उसी में अलाइन हो रही है वो जगह। तो जो शिव शक्ति अक्षरेखा है उसी पर वो इटावा की जमीन अलाइन हो रही है, जिसमें रामेश्वर केदारनाथ हैं। तो फिर फैसला लिया कि इटावा में भी एक केदारनाथ का रिप्लिका नहीं बल्कि उनसे इंस्पायर होकर के केदारेश्वर मंदिर बनाएं। और मैं ये कह सकता हूं पिछले 400 साल में उस पद्धति से कोई भगवान का मंदिर नहीं बना होगा, जिसकी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो मंदिर निर्माण बहुत जल्दी हो जाए, और जब सावन हो गए तो उसकी हम लोग शुरुआत भी कर देंगे। भगवान राम के मंदिर में आप कब जाएंगे? जिस समय हमारा मंदिर पूर्ण हो जाएगा उसके बाद हम लोग वहां भी भगवान के यहाँ जाएंगे। ये कैसी शर्त है? कोई शर्त नहीं है, और भगवान बुलाएंगे तो हम चले जाएंगे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। 2027 का चुनाव क्या आप कांग्रेस पार्टी के साथ लड़ेंगे? हमारा इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर के लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी के साथ? कांग्रेस पार्टी के साथ। बिहार में कमजोर कड़ी, जो ज्यादातर लोग वहां पर जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है वो समझ रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी को समझ रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि कई बार चुनाव में मतलब किस ऑफ डेथ जिसको कहा जाता है कि आप उनके साथ गठबंधन कर रहे हैं। आप भी पहले बार एक बार हाथ मिला चुके हैं, बावजूद इसके आपको लगता है कि उनके साथ से आपकी मजबूती आएगी? कांग्रेस पार्टी की परफॉर्मेंस को आप कहां आंकते हैं, ये सवाल। नहीं, वैसे साथ नहीं छोड़ना चाहिए किसी का, साथी को समझाना चाहिए। क्या समझाना चाहिए? वो हम बैठ के आपस में बात कर लेंगे। कुछ उसकी झलकी तो मिले कि क्या समझाइएगा? जीत ही आधार हो हमारा। जीत ही आधार होगा। अब चलते चलते एक दो आखिरी सवाल, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है, लेकिन राजनीति के सवाल खत्म नहीं होते हैं और इतना दिलचस्प है। अब चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया। अखिलेश जी, योगी जी के पास बुलडोजर है और अब तो डिटेंशन सेंटर भी बनने वाला है। अखिलेश जी के पास क्या है? आपको पता नहीं है, अभी कफ सिरप जो था उसके अपराधियों पर, जिन पर नाम आए हैं, अभी तक बुलडोजर का ड्राइवर नहीं मिला है और बुलडोजर की चाबी खो गई है। और मैं हालांकि मैं वो ग्राफ लेके आया हूं कि जो पीडीए चलते हैं, पीडीए पे ही बुलडोजर चलता है, जाति देख करके बुलडोजर चलता है। अभी तक जो कार्रवाई हुई 24 हुई हैं, 24 बुलडोजर चले, 22 पीडीए लोग हैं 200 जातियों पे केवल। सब आंकड़े हैं, क्योंकि कोडीन में उनके लोग फंस रहे हैं। बहुत कहते थे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया, कोई ढूंढने से नहीं मिल रहा था।
लेकिन एक मिल गया जौनपुर में। सोचिए आप, उधर कालीन भाई, इधर कोडीन भाई।